एजुकेटर्स। हेलो एजुकेटर्स, कैसे हो? आपको आवाज आ रही है मेरी? तो मैं दोबारा से आपके सामने, जैसे कि आप सबको पता है, केवीएसएन नाम डेट आ चुकी है और समय बहुत कम दिया है। केवीएस ने बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि कंटेंट का मैं थोड़ा सा आपको कंटेंट समझाती हूँ, सिखाती हूँ। क्लास रहेगी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगी। और हम किसके बेस पे पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी हियरिंग इम्पेयरमेंट। ज़्यादा समय नहीं करेंगे, हम सिर्फ टॉपिक पे आते हैं। समय आपके पास भी नहीं, क्लासेस ले, मैं यूट्यूब पे आपके लिए, बच्चों के बहुत कमेंट आ रहे हैं तो इसलिए मैं आपके पास आ गई हूँ। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट जो स्पेशलाइजेशन है अपना, के तहत मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें आपका पहला हियरिंग इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट है, फिर डेफिनेशंस है, टाइप्स हैं, तो कॉजेज हैं, और ये सब हैं। आपको पता होगा, सिलेबस आपके हाथ में होगा शायद, मेरे पास भी सिलेबस है। तो ये सिलेबस सभी के पास होना चाहिए और इधर उधर ना जाके कंटेंट के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से ही आपको चलना है। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आरपीडब्ल्यूडी जो आपको पता है, उसमें दिव्यांगताएं कितनी शामिल की गई है हमारी? 21 की गई है। 21 दिव्यांगताएं शामिल की गई हैं। तो उसमें से एक दिव्यांगता हमारी हियरिंग इम्पेयरमेंट की है, श्रवण बाधित को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें शामिल करने से क्या हुआ है, हमको जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनको पीएच सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिजिकल हैंडीकैप। किसके तहत कितनी होनी चाहिए सर्टिफिकेट के लिए? सर्टिफिकेट मिलने के लिए कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? 40% होना चाहिए, है ना। और इस बेस पे 40% का क्राइटेरिया जो फुलफिल कर देता है, उसको क्या मिलती है? सरकार द्वारा सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, जिससे कि आरक्षण है, गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण मिलता है, शिक्षा में आरक्षण मिलता है, तो सभी प्रकार में इससे सहायता मिलती। तो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत श्रवण बाधिता, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत श्रवण बाधिता 21 मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं में से एक है। जैसे कि 40% या उससे अधिक हियरिंग लॉस होने पर व्यक्ति बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आता है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, किसके तहत? आरपीडब्ल्यूडी के तहत पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मिल जाता है। शिक्षा, रोजगार आरक्षण, छात्रवृत्ति एवं रोजगार योजनाओं का लाभ मिलता है। मिलता है किसके तहत मिलता है? आरपीडब्ल्यूडी में ही ये शामिल की गई है। एक दिव्यांगता है, कंफर्म हो गया, ये किसके तहत आती है? आरपीडब्ल्यू। ठीक है, समावेशी शिक्षा और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान की जाती है ना। समावेशी शिक्षा में इसको शामिल किया जाता है, बच्चे को पढ़ाया जाता है और भेदभाव से इसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। आगे क्या है, उद्देश्य क्या है इसका आरपीडब्ल्यूडी में जाने का? ताकि बच्चों को समान अधिकार मिल जाए, सम्मान पूर्वक जिया जाए और मुख्य धारा मेन स्ट्रीमिंग से बच्चों को जोड़ा जाए, है ना। तो ये किसके तहत, इसका उद्देश्य क्या है? समान अधिकार एवं सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। अब हम थोड़ा सा ये पढ़ते हैं कि 2011 में इसकी जो हुई थी जनगणना, उसके तहत हमें श्रवण बाधित बच्चे कितने मिले थे, कितने व्यक्ति इससे ग्रसित थे। उसके बाद तो हुई नहीं है अभी तक, है ना, जनगणना हुई नहीं है। तो ये देखते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया के अनुसार पुरुष कितने मिले थे 2011 में? कितने मिले थे? 26 लाख, करीब 26 लाख पुरुष थे और महिलाएं थी 23 लाख के आसपास, 23,88,184। कुल संख्या लाखों में थी, लाखों में थी। किससे ग्रसित थे जो पर्सन्स थे, किससे थे? श्रवण बाधित से। ठीक है,
ये आंकड़े दर्शाते हैं कि श्रवण बाधिता एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं शैक्षिक विषय है, जिसके आधार पर पुनर्वास और सेवाएं सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, ये आंकड़े बताते हैं। तो इसके तहत ही आगे क्या है, श्रवण बाधिता की अवधारणा। हम अवधारणा पढ़ते हैं। तो श्रवण बाधिता वह अवस्था है, श्रवण बाधिता क्या अवस्था है कि श्रवण बाधिता जो सामान्य लोग हैं उनसे कम इन जो व्यक्तियों की है क्या है, क्षमता होती है सुनने की। तो क्या है ये, श्रवण बाधिता वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति की सुनने की क्षमता सामान्य से कम होती है। आपकी तरह सामान्य लोगों की तरह हमारी तरह सुन नहीं पाते, इनमें कुछ ना कुछ विशेषता होती है। ठीक है, कम सुनाई देता है, तभी तो ये श्रवण बाधित है। बाधित मतलब सुनने में इनको बाधा होती है। चाहे वो किसी कान के भाग में 3 भाग आते हैं, आंतरिक कान, बाह्य कान, मध्य कान। बाह्य, मध्य, आंतरिक कान, 3 कान में से किसी में भी खराबी आती है तो भी श्रवण बाधिता के उसमें आती है, ये कैटेगरी में। अगर ये पोस्ट जन्म से पूर्व भी हो सकती है, जन्म के बाद भी हो सकती है, ये भी पता है आप लोगों को, है ना। तो व्यक्ति को सामान्य ध्वनियों को सुनने में कठिनाई और असमर्थता होती है किसी भी कारण से, किसी भी कान के भाग में खराबी होने से ये समस्या उत्पन्न होती है। यह जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक किसी भी समय हो सकती है। बाह्य कान, मध्य कान, आंतरिक कान की क्षति के कारण हो सकती है। ठीक है, यह एक कान में भी हो सकती है। ये नहीं है कि एक कान में है तो वो श्रवण बाधित की कैटेगरी में नहीं आएगा। 40% का क्राइटेरिया कोई कर रहा है फुलफिल तो वो उस कैटेगरी में आता है। ठीक है, नाम इसके क्या क्या नाम होते हैं। एक होती है हिडन डिसेबिलिटी। हिडन डिसेबिलिटीज को क्यों नाम दिया गया, क्या ये दिखाई देती है। अन्य जो बाधित होते हैं, डिसेबिलिटी ग्रस्त होते हैं जो, तो उनको आप देख के शारीरिक रूप से देख के बता सकते हो इसमें ये डिसेबिलिटी। लोकोमोटर का है वो आप बता सकते हो। विजुअल इंपेयरमेंट होता है, विजुअल इंपेयरमेंट को देख के बता सकते हो कि ये ग्रसित है। किंतु आप श्रवण बाधित हियरिंग इंपेयरमेंट पर्सन को देख के नहीं बता सकते हो, देखने से ही नहीं समझ में आता है ना। तो वो तो पता तब चलता है या तो वो रिस्पॉन्स नहीं देता है या फिर उसके बोलने में कुछ समस्या होती है, तब हमें समझ में आता है कि ये किसी चीज से ग्रसित है। इसलिए ये एक तरीके से छुपी हुई होती है, हिडन होती है, जो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, शारीरिक रूप से दिखाई नहीं देती है। तो इसको किस कैटेगरी में डाल देते हैं, एक हिडन डिसेबिलिटी का नाम दे दिया जाता है। अगला क्या है, साइलेंट डिसेबिलिटी। साइलेंट ही तो होती है, छोटे बच्चे बता पाते हैं क्या ये कि मैं इस चीज से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है ना। 1 साल का या 6 महीने का बच्चा अगर ग्रसित है तो वो बता सकता है नहीं, क्योंकि वो अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पा रहा, साइलेंट ही रहती है, जैसे हिडन होती है। तो उसी प्रकार से विशेषकर शिशुओं में, क्योंकि वो समस्या व्यक्त नहीं कर पाते हैं। यदि अर्ली आइडेंटिफिकेशन किसको बोलते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन पहचान होती, जो ये चीज है इसको बोलते हैं पहचान। ठीक है, पहचान हो गई, शीघ्र पहचान। और ये किस में होती है, शीघ्र पहचान कब होती है, थोड़ा सा ये बताए, शीघ्र पहचान कब होगी। क्या 8 साल के बाद जो होगी आइडेंटिफिकेशन जिस बच्चे की, क्या वो शीघ्र पहचान के अंतर्गत आएगी, नहीं। शीघ्र पहचान एक होती है जन्म से लगभग 5 साल तक, 5-6 साल तक के बच्चे का अगर पहचान हो गई है कि इसमें कुछ समस्या है, कोई भी डिसेबिलिटी, तो वो क्या हो गई, शीघ्र पहचान। शीघ्र पहचान से क्या मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है, ये क्या लाभ मिलता है शीघ्र पहचान से। अगर देखो जल्द, एक छोटी सी बात है, छोटा कोई कपड़ा है वो फट गया, छोटा सा फटा है ना, अगर उसको उसी टाइम देख लिया गया, है ना, यदि उसको उसी टाइम देख लिया गया तो उसकी क्या होगी, उसको उसी टाइम देख लिया गया, उसका स्टिच कर दिया, उपचार कर दिया, ज्यादा नहीं फटेगा, कपड़ा सेफ रहेगा। उसी प्रकार अगर किसी दिव्यांगता को समय रहते, जो निर्धारित समय है जन्म से लेके 5-6 साल तक लगभग,
अगर उसको उसी समय समय पर पहचान कर ली जाए तो उसकी और डिसेबिलिटी, जो संबंधित डिसेबिलिटी होंगी, उससे क्या कर सकते हैं, बचाव किया जा सकता है। और विकलांगताओं या विकास से अवरुद्ध नहीं होगा। जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है, सुनने से देखो कितनी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। आप बोलोगे कि ये कैसे संभव है, सुना नहीं, बच्चा सुन नहीं पा रहा, तो उसका क्या नहीं होगा, सुनकर ही बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है, इमिटेट करता है। छोटा बच्चा क्या करता है, सुनता है, सुना तो उसकी मिमिक्री करेगा या अनुकरण करेगा, अनुकरण की उसी चीज को वो क्या करता है, बोलता है, वाणी आएगी उसकी। ठीक है, कभी जैसे कि किसी भी साउंड को, तो वो उसी हिसाब से क, 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 जैसे कि जिसको बैबलिंग बोलते हैं, एक बैबलिंग अवस्था होती है, वो बैबलिंग में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे वो शब्द पे आएगा, एक शब्द पे, दो शब्द पे, इस प्रकार उसकी क्या हो गई, शब्दों पे आ गया, है ना। अनुकरण किया, वाणी की, फिर भाषा धीरे धीरे डेवलप होगी, कैसे, शब्दों के साथ कनेक्ट करके, एक शब्द से दूसरा शब्द कनेक्ट हुआ, फिर भाषा बनी। भाषा से ही क्या कर पाता है, भाषा हो गई, मैं और आप क्या कर पा रहे हैं, इंटर कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है, संप्रेषण कर पा रहे हैं। संप्रेषण हुआ तो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, अगर बच्चा बात कर पाए तो सामाजिक विकास होगा उसका, है ना, सामाजिक विकास हुआ। मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ, सुना, सुना बच्चे ने, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी उसने अनुकरण कर लिया, अनुकरण किया, अनुकरण के बाद क्या हुआ, उसका वाणी आई, वाणी आ गई उसकी, वाणी के बाद क्या हुआ, उसकी भाषा आई, है ना। ये एक दूसरे से देखो कनेक्ट कर रही है चीजें आपस में, है ना। तो ये क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अगर सुनना सही समय पे पहचान में आ गया तो ये एक बाधित नहीं होगी। भाषा हो गई उसकी, भाषा के बाद क्या हुआ, कम्युनिकेशन हो पाया उसका, कम्युनिकेशन हो पाया, फिर क्या, कम्युनिकेशन हो गया, मैं और आप बात कर पाए, ये क्या है, संप्रेषण बोलते हैं इसको, के लिए। संप्रेषण हो गया, संप्रेषण के बाद क्या हुआ, मैं और आप बात कर पा रहे हैं, बाहर से बात कर पा रहे हैं, उसका क्या हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, सामाजिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ। तो सामाजिक विकास हो गया, अगर मैं अपनी भाषा को, अपने भाव को आपके साथ संपर्क में कर पा रही हूँ, व्यक्त कर पा रही हूँ, तो क्या होगा, मेरे पास, मैं अपने आप से बात नहीं करूंगी, क्या मैं अपने भाव को बता दूंगी, अच्छी हो बुरी हो, तो क्या मेरे ऊपर कोई वो नहीं होगा, तो मैं मानसिक रूप से भी ठीक रहूंगी, मानसिक विकास भी होगा उसका, मानसिक डेवलपमेंट भी होगा, है ना। और मानसिक डेवलपमेंट होगा इसी प्रकार से, अगर स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा, तो शिक्षा अच्छी हो पाएगी उसकी, शिक्षा अच्छी, शिक्षक, शैक्षिक विकास हो पाएगा, और शिक्षा अच्छी हो पाई तो उसके बाद आर्थिक विकास और व्यवसायिक विकास, शिक्षा अच्छी हुई तो व्यवसाय करेगा, व्यवसाय अच्छी करेगा तो व्यवसाय अच्छा करेगा, और व्यवसाय से कि कौन सा विकास होगा, उसका आर्थिक विकास होगा। तो ये सब चीजें कैसी है, आपस में इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रही है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है, समझ आई। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ना हो तो भाषा संप्रेषण, सामाजिक और विकास नहीं हो पाएगा, शैक्षिक विकास। अब संस्थाओं के अनुसार हम परिभाषाएं लिखेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, परिभाषाएं बताते हैं अलग अलग संस्थाओं के हिसाब से कि किसने क्या बोला है। इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, ये आइडिया है ना, क्या है, आइडिया, आइडिया के तहत क्या बोला जा रहा है उसमें, परमानेंट और टेम्परेरी फ्लक्चुएटिंग हो सकती, परमानेंट कैसे, जो सर्टिफिकेट भी होता है ना, वो दो तरीके से, तीन तरीके से बनता है, दो तरीके से बनता है, कैसे, एक तो होता है परमानेंट है, जिसका कोई इलाज, क्यूरेबल नहीं है, ट्रीटेबल नहीं है, ट्रीट मतलब उसका ट्रीट नहीं किया जा सकता, वो तो ताउम्र रहेगा, जीवन काल रहेगा वो। किंतु टेम्परेरी इसको क्यों कहा गया, टेम्परेरी इसलिए जैसे कोई दुर्घटना हो गई, उसके तहत उसको कोई लॉस हो गया, नर्व में, ऑडिटरी नर्व में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको टेम्परेरी के बोल देते कि साल बाद में या 3 साल में आप ठीक हो जाओगे, कुछ समस्या हुई है तो टेम्परेरी बेस पे भी कोई डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बन सकता है, ठीक है, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट परमानेंट, टेम्परेरी या फ्लक्चुएटिंग होती रहती है, ठीक है।
एजुकेशनल परफॉर्मेंस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पड़ेगा ही, सुनेगा ही नहीं तो बोलेगा ही नहीं। देखो कोई भी चीज है, ये क्लियर कर लो, हियरिंग इम्पेयरमेंट में सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, ठीक है, सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं। आगे क्या है, लर्निंग प्रोसेस और लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रभावित इफेक्टिव होगी ही होगी, ठीक, जैसे कि मैंने चेन बता दी है, तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या है, सामान्य व्यक्ति की तरह ठीक से ना सुन पाना, आपकी तरह मैं, तभी तो वो विशेष कहलाएंगे, हम तो सामान्य हैं, सामान्य से कुछ ना कुछ कैटेगरी में उसमें है ना अक्षमता है, तभी तो वो विशेष कहला रहे हैं। सामान्य व्यक्ति की तरह ठीक से ना सुन पाना, यूनिलैटरल या बायलैटरल, यूनि मतलब एक कान में समस्या, या बाय मतलब दोनों कानों में समस्या है, तो उसको भी कहते हैं। डेली कम्युनिकेशन एबिलिटी, डेली कम्युनिकेशन, रोज डेली जो बातें करते हैं उसमें कम्युनिकेशन करने में भी इसको समस्या आती है, ये किसके तहत बोला जा रहा है, WHO के ओ के तहत। RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल्स ऑफ इंडिया, नॉर्मल कन्वर्सेशन में समस्या आती है। दूसरा, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन और एजुकेशन, देखो ये तो प्रभावित होगी ही होगी, जो मैंने एक चेन बता दी है वो सभी में चीजें आ जाएगी, बस सबकी अलग अलग डेफिनेशंस होती है। विशेष शिक्षा और पुनर्वास का महत्वपूर्ण क्षेत्र है WHO के हिसाब से, विशेष शिक्षा से इसको सहायता मिलती है ना, और रिहेबिलिटेशन से। ये RCI का क्या काम है, RCI का क्या काम है, विशेष योग्यजन लोगों को पुनर्वास करना, रिहेबिलिटेट करना उनको, ठीक है, उनको विशेष शिक्षा, जो आप लोगों को किसने करवाया है, बोलते हैं ना RCI के तहत, RCI एफिलेटेड है, तो ये इसका काम है, किसका काम है, RCI का काम है मान्यता देना। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, AYJNISHD, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, हियरिंग इम्पेयरमेंट का मुंबई में है, ठीक है। ऑडिटरी मैकेनिज्म, ठीक से कार्य न करना, इसके तहत ये परिभाषा है, ठीक है। नॉर्मल साउंड सुनने में डिफिकल्टी है, नॉर्मल साउंड्स जो होते हैं, साउंड्स मतलब ध्वनिया, शब्द नहीं, ध्वनिया, ध्वनिया सुनने में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम बाहर चिड़िया की आवाज सुन रहे हैं, कोई बस की आवाज सुन रहे हैं, तो क्या नॉर्मल ध्वनिया है जो सब सुन रहे हैं, लेकिन ये सुनने में अक्षम होते हैं। भाषा और सामाजिक सहभागिता प्रभावित होती है। सुनना और भाषा विकास का संबंध बताया है, सुनना और भाषा विकास कैसे है, जो एक चेन है जो मैंने बताई है, ये लिखा है इसमें, सुनना, अनुकरण, वाणी, भाषा, संप्रेषण, सामाजिक, भावनात्मक, ये भावनात्मक ही मानसिक हो गया, और शैक्षिक, सब चीजें आ गई, ठीक है। सुनने की कमी से क्या होगा, भाषा विकास धीमा पड़ेगा, इसकी कमी से भाषा विकास धीमा पड़ेगा। उच्चारण में कठिनाई होगी, शब्द भंडार सीमित हो जाएंगे, सुन नहीं पा रहे, देखो कोई बच्चा प्रीलिंगुअल और पोस्टलिंगुअल, प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस है और किसी को पोस्टलिंगुअल, ये है प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस, और है पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस। ये क्या है, प्री मतलब पहले, पहले हियरिंग लॉस हो गया है किसी को, भाषा सीखने से पहले, भाषा विकास होने से पहले अगर किसी का लॉस हो गया है, अर्थात तात्पर्य है जैसे कि 1 साल का बच्चा या जन्म से कोई श्रवण बाधित बच्चा है, तो उसकी तो भाषा विकास ही नहीं हुई, विकसित नहीं हुई, तो उसका तो भाषा विकास से पहले ही लॉस हो गया, तो उसमें कितनी लॉस होगी, उसका तो बिल्कुल ही प्रोफाउंड है, वो तो उसको अलग ही तरीके से पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर पोस्ट लिंगुअल है, ये तो जैसे मान लो जन्मजात में आ गया, ये कौन है, जन्मजात में आ गया, है ना, या फिर 2 साल का या 1 साल का बच्चा है ना, वो आ गया, तो ये इस कैटेगरी में आ गया। लेकिन पोस्ट यानी कि पोस्ट मतलब सीख गया, भाषा विकास हो गई है उसकी, भाषा विकसित हो चुकी, उसके बाद जैसे कि 8 साल का बच्चा कोई भी एक्सीडेंटली उसका हियरिंग लॉस हो गया है आकस्मिक, तो उसका तो लॉस मतलब भाषा तो विकसित हो चुकी होती है ना 8 साल के बच्चे की, उसका हुआ तो उसका क्या, बाद में जितने उसने 8 साल की उम्र तक सीखे वो तो रहेंगे, उसके बाद सीमित भंडार हो जाएंगे, नया सब शब्द जो है वो सीख नहीं पाएगा, समस्या आएगी। समझ में आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो ये क्या है, उच्चारण शब्द भंडार में सीमित, अगर पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस है तो शब्द सीमित हो जाएंगे, और अगर प्री लिंगुअल हियरिंग लॉस है तो बहुत पहले ही उसका लॉस हो चुका है, तो उसको तो बहुत सारी चीजों के तहत पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है।
इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, अर्ली इंटरवेंशन तो, आइडेंटिफिकेशन तो समझ में आ गया, पहचान। और इंटरवेंशन क्या होता है? इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप, हस्तक्षेपण, है ना। हस्तक्षेपण क्या होता है? मतलब हाथ, एक तरीके से ऐसे समझने के लिए है कि हस्त मतलब हाथ दिया, मतलब उपचार किया। ये तो पहचान कर ली, पहचान करके छोड़ दोगे क्या? भाई पहचान हो गई बच्चे की कि भाई इसको हियरिंग लॉस है या कोई डिसेबिलिटी है समय रहते, तो आपने उसको वहीं छोड़ दिया? नहीं, पहचान करने के बाद उसके बाद तो जाओगे, डॉक्टर के पास भी जाते हो तो वो पहले क्या करता है? पहचान करता है, इसके पेट में दर्द है तो क्यों है। अब उसको इस हिसाब से पहले पहचान करेगा, पेट में दर्द है, बच्चा रो रहा है छोटा, पेट में दर्द है या सिर में दर्द है, उस हिसाब से उसको दवाइयां देगा। वही इसमें है, पहले पहचान हो गई है तो अब उस अनुसार उसका क्या किया जाएगा? इंटरवेंशन किया जाएगा, यानी कि उपचार किया जाएगा। ये किसकी कैटेगरी में है? एक तरीके से ये उपचार की श्रेणी में है। ये पहचान हो गई पहली, और दूसरा क्या है? उपचार होगा। इंटरवेंशन आइडेंटिफिकेशन होके ही इसकी उसी, ये बेस है, ये क्या है? बेस है। इंटरवेंशन तभी दिया जाएगा जब आइडेंटिफिकेशन सही हुआ है, तब इसका सही उपचार देंगे, है ना। अब वो क्यों? वो भी बच्चे की नीड के हिसाब से कि क्या आवश्यकता है, कौन सी कैटेगरी का लॉस है, कौन सी डिग्री है, ये सब उसकी डिपेंड करता है। बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से उसको उपचार दिया जाएगा। समझ में आई आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन क्या होता है? अब थोड़ी सी अलग सी टर्मिनोलॉजी, जो अन्य, जो इसमें शब्दावलियां हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट में, कौन सी है? एक तो रेजिड्यूअल हियरिंग। रेजिड्यूअल हियरिंग क्या होती है? बची हुई, ये है बची हुई श्रवण क्षमता। हर बच्चे में कुछ ना कुछ श्रवण क्षमता होती है जो बची हुई होती है, उसी को पकड़ के हम सहायक उपकरणों का और उसी हिसाब से क्या उपचार चलता है उसी। तो ये क्या है? रेजिड्यूअल हियरिंग, जो बची हुई है, किसी पूरी तरीके से श्रवण नहीं होता है लॉस उसका, कुछ ना कुछ बची हुई क्षमता होती है, उसी को पकड़ के हम आगे चलते हैं। ठीक है, और उसी के हिसाब से उसको पढ़ाया जाता है और इंटरवेंशन किया जाता है उसका। हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट से उपयोग, यानी कि जो उसकी हियरिंग लॉस है कितनी बची हुई है, जैसे माइल्ड कैटेगरी का है कोई बच्चा, तो माइल्ड के बच्चे को क्या कर सकते हैं हम? उसको थोड़ी बहुत समस्या आती है सुनने में, जो नॉर्मल बातें हैं उसको, कि कान तेज पास लेके गए, हियरिंग एड से काम चल गया, तो वो क्या उसी हिसाब से इसकी असिस्टिव डिवाइस चलेंगे, सहायक उपकरण चलेंगे। और बिल्कुल मॉडरेट, ये एक माइल्ड है, मॉडरेट है ना, मॉडरेटली सीवियर है, सीवियर है और प्रोफाउंड है, ये हियरिंग लॉस है। इसी अकॉर्डिंग से बच्चे को क्या जाएगा? इंटरवेंशन दिया जाएगा। माइल्ड को कैसे दिया जाता है, मॉडरेट को कैसे दिया जाता है, सीवियर को, प्रोफाउंड को। तो इसमें तो देखो संकेत और लिप रीडिंग और टोटल कम्युनिकेशन के हिसाब से पढ़ा जाता है, किसमें? प्रोफाउंड में। और माइल्ड में क्या है? ऑडिटरी ट्रेनिंग दी जाती है, उस हिसाब से पढ़ाए। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, उस हिसाब से बच्चे को ऑडिटरी ट्रेनिंग द्वारा विकसित किया जाता है, या फिर हियरिंग एड की एक कॉक्लियर इम्प्लांट होता है, ऑपरेशन होता है, ये सीआई बोलते हैं जिसको, तो बिल्कुल प्रोफाउंड होता है, उसका ऑपरेशन होता है, ये भी एक असिस्टिव डिवाइस में ही आता है। तो समझ में आया होगा मेरे हिसाब से कि ये रेजिडुअल हियरिंग क्या है, कि जो बची हुई श्रवण क्षमता है उसका सही उपयोग करके उसको सहायक उपकरण देना। क्रिटिकल पीरियड क्या होता है? क्रिटिकल पीरियड महत्वपूर्ण काल होता है, ये जो 0 से 5, जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है ना, वो इसके तहत होता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन किसके तहत होता है? इस पीरियड में हुआ। क्रिटिकल एज में अगर सही 0 से 5 साल तक लगभग लगभग इसके अंदर होता है तो उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद क्रिटिकल पीरियड के बाद क्या हो गया? लेट आइडेंटिफिकेशन होता है, क्योंकि वो अर्ली में नहीं, फिर वो लेट हो जाता है, हर चीज ही लेट होगी उस जो। तो क्रिटिकल पीरियड क्या कहलाता है? 0 से 5 वर्ष या 0 से 3 वर्ष सबसे महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि इस टाइम बोलते हैं छोटा बच्चा जल्दी से, इसका जो भाषा विकास होता है और जो भी डेवलपमेंट होते हैं इसी टाइम बहुत फास्ट होते हैं, वो जल्दी से ग्रैब कर लेता है हर चीजों को। तो इस चीज को क्रिटिकल पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा बहुत ही जल्दी जल्दी चीजों को सीखता है। ठीक है,
भाषा सीखने की संवेदनशील अवस्था है, बहुत जल्दी सीखता है ये। समय पर हस्तक्षेप न मिलने पर स्थायी विलंब, परमानेंट हो जाता है, परमानेंट लॉस हो जाता है अगर सही समय पर हस्तक्षेप। क्रिटिकल एज में अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ तो सब चीजें डिले हो जाएगी। ठीक है, तो बाद में क्या विलंब हो गया तो धीरे धीरे कपड़ा फटता ही जाएगा, ये मानो। अर्ली आइडेंटिफिकेशन समझा दिया था पहले, फिर भी क्रिटिकल पीरियड में समस्या की पहचान करना बताया। क्रिटिकल पीरियड में किया तो समय पर सहायता और आकलन संभव हो पाता है इसके तहत। आगे क्या है, अर्ली इंटरवेंशन, हियरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट किसके तहत हो रही है, क्रिटिकल एज, फिर अर्ली आइडेंटिफिकेशन और फिर ये हमारा इंटरवेंशन दिया जिसमें ऑडिटरी ट्रेनिंग, सुनने की ट्रेनिंग है ना, श्रवण प्रशिक्षण दिया जाता है, पेरेंट्स गाइडिंग इसी में दिया जाता है। हार्ड ऑफ हियरिंग क्या होता है, सुनने में कठिनाई, एक तो बिल्कुल डेफ होता है, ये HOH होता है। क्वेश्चन बन सकता है HOH क्या है, HOH क्या है, तो HOH क्या है, हियर हार्ड ऑफ हियरिंग, कम सुनाई देता है, बहुत आंशिक रूप से सुनाई देता है। उसका क्या है, 60 से 70 dB डेसिबल तक श्रवण हानि होती है, 60 से 70 तक होती है। हियरिंग एड से लाभ होता है ना। हार्ड ऑफ हियरिंग जो है, हियरिंग एड से काम चल जाता है, सुन सकता है और ऑडिटरी ट्रेनिंग से बढ़िया हो जाता है इसका। सामान्य विद्यालय में अध्ययन संभव है। आपने भी देखे होंगे जो हमारे पूर्वज है ना, दादा परदादा, वो भी क्या हियरिंग एड से सुन लेते हैं ना, जब बिल्कुल लॉस हो जाता है तो उनकी आंशिक बची हुई होती है, रेजिडुअल हियरिंग है। हाँ, इस तरीके से समझो आप, जो रेजिडुअल हियरिंग है उसको किस में करोगे, जैसे कि दादा परदादा अच्छे से सुनते हैं पर बाद में क्या होती है, थोड़ी सी बची हुई होती है तो है करके सुनते हैं, तो वो क्या है, जो जो बच रही है करके सुन रहे हैं, वो बच रही है, रेजिडुअल हियरिंग है वो। तो उसका जो यूज हम कहाँ लेके जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ENT के पास लेके जाते हैं। जो रेजिडुअल हियरिंग है, देखो यहाँ पर देखो, रेजिडुअल हियरिंग है, शॉर्ट फॉर्म में रेजिडुअल हियरिंग है, वो है करके सुन रहे हैं, उसको उस रेजिडुअल हियरिंग को बचा के कहाँ लेके गए हम, अपने पूर्वजों को मान लो हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, वहां से वो किसके पास रेफर करेगा, किसके पास रेफर कर रहा है वो, ENT के पास रेफर कर रहा है। ईयर, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, ENT क्या है, ईयर नोज थ्रोट, कान नाक गला विशेषज्ञ, ये इसके पास भेजेंगे, हॉस्पिटल में हम पर्ची कटवाएंगे, ENT के पास गए, ENT कहाँ भेजेगा आपको, कान की जांच कौन करता है, ऑडियोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट कौन करता है, कान की जांच करता होता है, जांच करता, किसकी, कान की, कान की जांच करता है कौन है, ऑडियोलॉजिस्ट होता है जो कान की जांच की, फिर वो उसी के तहत, इसी के तहत क्या दी जा रही है आपको, हियरिंग एड प्रोवाइड हो रही है, इसी के तहत क्या दिए, हियरिंग एड, तभी तो वो हियरिंग एड से क्या कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आया। और अगर बच्चे हैं छोटे जिनका आंशिक रूप से HOH है तो वो कहाँ जाएगा, सामान्य विद्यालय में पढ़ सकता है, क्योंकि उसकी हियरिंग एड से सुनाई दे रहा है, तो वो सामान्य विद्यालय में पढ़ने योग्य है। ठीक है, आगे क्या है, डेफ, डेफ यानी कि बधिर, पूरी तरीके से जो बधिर होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत कम या बिल्कुल नहीं सुन पाना, देखो 100% कोई लॉस नहीं होता, लेकिन ये क्या करते हैं, इनको बहुत कम सुनाई देता है, जिसको ये सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही है, लेकिन आंशिक रूप से जो होता है वो HOH होता है, ये है बिल्कुल ही बहुत कम, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल नहीं सुन पाना, विशेष शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है, ये विशेष की कैटेगरी में आ जाते हैं ये। फिर इनको किससे पढ़ाया जाता है, संकेत भाषा से, है ना, या फिर लिप रीडिंग से, टोटल कम्युनिकेशन से, मल्टी सेंसरी के हिसाब से पढ़ाया जाता है। इनको किसकी सहायता से पढ़ाया जाता है, जैसे कि मल्टी सेंसरी, मल्टी सेंसरी अप्रोच के हिसाब से पढ़ाया जाता है ना। और तो लिप रीडिंग से, साइन लैंग्वेज से,
इनमें क्या अंतर है पता होगा? लिप रीडिंग यानी कि होस्ट पठन। कुछ लोग क्या है, आपकी होठों की तरफ बड़ा फोकस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लिप रीडिंग करने की आदत होती है, वो डेफ लोग ही होते हैं। और कुछ साइन लैंग्वेज, वो साइन के हिसाब से जो साइन लैंग्वेज होती है, एएसएल, बीएसएल, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, और तो इस तरीके से वो इसमें जाते हैं। विशेष शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है इन लोगों के लिए, मल्टी सेंसरी और अलग से पढ़ाया जाता है, विजुअल एड से पढ़ाया जाता है। ठीक है। अब डीबीएचएल क्या है? ये एक टर्म है, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। डीबीएचएल क्या है? डेसिबल हियरिंग लेवल। तो ये क्या है? हियरिंग लॉस मापने की एक इकाई है? सीवियरिटी निर्धारित करने में उपयोगी होती है। लिंग्विस्टिक साउंड क्या है? लिंग्विस्टिक साउंड 6 होती हैं ये। कौन कौन सी? आ, ई, उ, म, श, स। इनसे क्या करते हैं? बच्चों की पहचान, ध्वनि की पहचान करवाई जाती है। हियरिंग लॉस बच्चों की पहचान करवाई जाती है। समझ में आई बात? ये क्या है? आ, ई, उ, म, स, श। ये स्पीच फ्रीक्वेंसी रेंज दर्शाती है और हियरिंग डिवाइस की जांच में उपयोगी होती है कि कौन सी जो साउंड है वो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो ये क्या है? आपकी जांच करने में उपयोगी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आया होगा ये सब चीजें। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें। और डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, हियरिंग इम्पेयर्ड के बारे में आपको सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा समय पे। चैनल से जुड़े रहें और डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ठंडे दिमाग से अच्छे से बस तैयारी करें। और मैं समय समय पे आपको यूट्यूब पे क्लास देती रहूँगी, क्योंकि देखो हम ऑनलाइन क्लास भी देते हैं, ऐप्स पे भी देते हैं, तो थोड़ी सी सेटिंग करने में टाइम लगता है। लेकिन आप निश्चिंत रहे, मैं आपको बेसिक्स सिखाती रहूँगी और पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, धन्यवाद।